की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी, आदरणीय बड़े भाई राय साहब, राम बहादुर राय जी, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण समारोह आज है। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विशिष्ट अतिथि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, भाई सचिदानंद जोशी जी, इस आम्बेडकर इंटरनेशनल सभागार में उपस्थित आदरणीय भाई केसी त्यागी जी, भाई रमाशंकर जी, सांसद भाई वीरेंद्र जी, सांसद माननीय लल्लू जी, गोयल जी, राजीव बोरा जी, अनेक वरिष्ठ जाने माने पत्रकारगण, अतिथिगण, विशिष्ट जन व मित्रों, पिछले 4 दशकों से आदरणीय बड़े भाई राम बहादुर राय जी का आत्मीय स्नेह मिला है। एक लेखक, पत्रकार व चिंतक के रूप में भारत की राजनीति, व्यवस्था और चुनौतियों पर उनका लेखन, चिंतन और पुस्तकें सोचने और संवाद का रास्ता प्रशस्त करती रही हैं। इसी कड़ी में यह नई पुस्तक भारतीय संविधान की अनकही कहानी भी मैं देखता हूं। जिस भारतीय संविधान ने 140 करोड़ के मुल्क को गौरव और फक्र दिया कि अनेक गंभीर चुनौतियों, आपातकाल के महातूफान के बावजूद निकलकर आज हम यहाँ खड़े हैं और गरीब घरों से निकलकर भी लोग देश के अन्य हिस्सों में और देश में शीर्ष पदों पर पहुंच रहे हैं। उस महत्वपूर्ण दस्तावेज संविधान को हम अधिकाधिक जाने, उसके बनने की अंदरूनी कहानी से परिचित हों, इस काम को यह पुस्तक बहुत ही अच्छी तरह करेगी। इसलिए मैं राय साहब को बधाई देना चाहता हूं। दरअसल इस पुस्तक लेखन के पीछे उनका क्या श्रम, क्या साधना रही है, मैं ये रेखांकित करना चाहूंगा। इसकी शुरुआत मीसा में उनकी गिरफ्तारी 74 से यानी 70 के दशक से शुरू होती है। वहां से वकील घटाटे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी, जयप्रकाश नारायण जी ने पटना की मीटिंग में इसका उल्लेख किया, अपने लेखन में इसका उल्लेख किया, कहा, तब से लेकर लगातार हम देखें अनेक फोरमों पर, अनेक संस्थाओं में लगातार लिखकर, कहकर, पढ़ करके जो राय साहब ने पिछले 5 दशकों में साधना की है, उसका प्रतिफल है यह पुस्तक। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, वर्षों पहले आदरणीय राय साहब ने हमारे समय के जाने माने चिंतक, समाजवादी चिंतक, लेखक, बौद्ध दार्शनिक कृष्णा जी का एक लंबा इंटरव्यू किया था यथावत में। उसमें उन्होंने बड़ा लंबा प्रसंग यह संविधान पर उनसे पूछा कि समाजवादी लोग क्यों इससे अलग रहे, और उसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत रोचक सूचनाएं हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, यह जो राय साहब का काम है, ये लंबी साधना का, लंबे ढंग से श्रम का प्रतिफल है। इसलिए चाहे इसकी भूमिका हो, चाहे सारे अध्याय हो, वो इतने रोचक, ग्राह्य और कोई संविधान की पुस्तक या कानून की पुस्तक जिन्हें आमतौर पे लोग नीरस, शुष्क, कानून की कठिन शब्दावली के रूप में जानते हैं, वह इतनी सरस हो सकती है, बांधे रख सकती है, कहानी के तौर पर चीजों को, इतिहास को इतने तथ्यपूर्ण ढंग से बता सकती है। ये किसी और दूसरी पुस्तक में मैंने नहीं पढ़ा। और अगर मैं कहूं तो हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य भी, तीनों चीजों की झलक अगर हम पाना चाहते हैं तो वो इसमें मौजूद है। अतीत जिससे हम यात्रा करके आज यहां खड़े हैं, और भविष्य जो इस संविधान और कानून से निर्मित होगा, उसमें अगर कोई सवाल है तो उसको गढ़ने का काम, वो दिशा हमें कहां से मिलेगी, वो संविधान ही देता है। इसलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की झलक इस पुस्तक में मिलती है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले 3 साल में संवैधानिक लोकतंत्र के 75 वर्ष पूरे होंगे। संविधान का अमृत महोत्सव, और 25 वर्ष बाद 47 में स्वाधीनता के 100 साल होंगे। जब मैं राय साहब की पुस्तक पढ़ रहा था, मुझे लेनिन का कथन याद आया। इतनी रोचक पुस्तक है। लेनिन ने कहा, जब रूस में सारी चीजें हो रही थी, कि देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन। कुछ दशक ऐसे होते हैं
ऐसे गुजर जाते हैं जब कुछ भी नहीं होता। सहस्राब्दियां और शताब्दियों की चीजें भी नहीं घटती, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ सप्ताह ऐसे होते हैं जो हजारों वर्ष की चीजें यहां तय होती हैं, सहस्राब्दियों की चीजें तय होती हैं, वो चीजें घट जाती हैं। तो हमारे संविधान बनने का, यह लिखित सबसे बड़ा संविधान बनने का दौर कैसा था, उन 11 महीनों और 17 दिन में क्या हुए, 165 बैठकों में क्या हुआ, कितना रोचक, उसके पृष्ठभूमि की कहानी और लोगों के वो कथन शायद कहीं एक जगह नहीं मिले। और यह श्रम साधना में बार बार कह रहा हूं कि 74 के बाद से जो उनके अध्ययन की, शोध की, तप की, क्योंकि कोई यह काम लेखन का तप, साधना और त्याग के बगैर संभव नहीं है, और राय साहब की साधना का ये फल है। ये भारत के भविष्य को दिशा देने वाले उन ऐतिहासिक क्षणों और दिनों की रोचक गाथा है। पुस्तक पर चर्चा के आरंभ में मुझे यहाँ पुस्तक के बारे में बोलना है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पुस्तक पर चर्चा शुरू करूं उसके पहले डॉक्टर आंबेडकर समेत संविधान सभा के हर सदस्य के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा, देश का एक नागरिक होने के नाते। इस कारण इस संविधान ने हर चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र को कायम रखा, देश के सामाजिक आर्थिक बदलाव में इसकी कारगर भूमिका है। और क्या चर्चा शुरू हुई संविधान बनने के बाद। मैं सिर्फ एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूं कि 60 के दशक में बड़ी चर्चित पुस्तक आई जो बहुत बाद में हम सबने पढ़ा, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स बाय सेली एस हैरिसमैन, कि भारत एक नहीं रहने वाला, भारत बिखर जाएगा। उन सारी आशंकाओं को, अरे एक पुस्तक का मैं वर्णन कर रहा हूं, अनेक पुस्तकें आई, उनको गलत सिद्ध करते हुए आज भारत कैसे एक है, ये संविधान कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे की ताकत का रोचक वर्णन राय साहब ने किया। पर इस संविधान बनने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो अल्पज्ञात रही या जिन्हें भुलाया गया जानबूझकर या नेपथ्य में डाला गया, उन पहलुओं पर यह पुस्तक बहुत बढ़िया ढंग से रोशनी डालती। जैसे मैं कुछ एक प्रसंग आपको बताऊं, पुस्तक में आदिवासी नेता जयपाल सिंह पर एक बड़ा स्वतंत्र और बहुत बढ़िया अध्याय है। उनके भाषणों के अलावा उनके राजनीतिक क्रियाकलाप की भी जानकारी है। मुस्लिम लीग के साथ जयपाल सिंह का गठजोड़, मुस्लिम लीग की आदिवासी पाकिस्तान बनाने की रणनीति और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 की घटना के बाद जयपाल सिंह का कैसे मुस्लिम लीग से मोहभंग होना और उनकी भूमिका का बहुत सुंदर वर्णन पुस्तक में। संविधान सभा में आदिवासी समाज देश का, जिसकी संख्या 8% से कुछ अधिक है, लगभग 11 करोड़, उसका पक्ष प्रस्तुत करने में जयपाल सिंह की जो उल्लेखनीय भूमिका रही, मैं बताना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा। वो स्वर्ण पदक विजेता थे ओलंपिक हॉकी टीम के 1928 के, कप्तान रहे बहुभाषी जयपाल सिंह, देश के आदिवासियों के डॉक्टर आंबेडकर। संविधान सभा में जयपाल सिंह द्वारा दिए गए भाषणों को इतिहासकारों ने उचित महत्व नहीं दिया, कम से कम मैंने नहीं देखा। इस पुस्तक ने उनके साथ बहुत न्याय किया और अनेक लोग के साथ हर एक चैप्टर से कुछ प्रसंग मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत संक्षेप में चैप्टर्स का नाम लूंगा समय सीमा का ध्यान रखते हुए। पर अन्य चैप्टर्स जिनका नाम न लूं उनके साथ अन्याय होगा और राय साहब के साथ भी अन्याय होगा। लेकिन जिन चैप्टर्स में इतनी मूविंग चीजें हैं, उनको मैं जिनको पढ़ा और जो मेरे दिमाग में अंकित है, मैं उल्लेख करना चाहूंगा उन चैप्टर्स की। डॉक्टर आंबेडकर की मार्मिक अपील, ऐतिहासिक अवसर कैसे हमने गंवाया, नेताजी की क्या पहल रही, संविधान सभा गांधी को नेहरू का उपहार, संविधान के प्रधान निर्माता बेनेगल नरसिंह राव, राजद्रोह की वापसी, सरदार पटेल में गांधी दिखे, राजद्रोह की वापसी समेत पूरी पुस्तक जो पहले आपने सुना कि बिल्कुल बांध कर शुरू से अंत तक रहती है, और वो हमारे जीवन का दस्तावेज बताती है। हमारी पीढ़ियां कैसे हैं, हम आज कैसे हैं, और अगर हम अपना भविष्य निखारना चाहते हैं तो इससे हम क्या सीख करके चीजों को किस ढंग से हल कर सकते हैं। राय साहब ने आंबेडकर से संविधान सभा चकित अध्याय के आरंभ में लिखा है, संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट में जिसे सामान्य चर्चा लिखा गया है, वो सही मायने में असामान्य था। सदस्यों में उत्तेजना इतनी थी कि नेतृत्व पर भी आंच आई और बड़े बड़े झुलसते नजर आए। ये मैंने राय साहब के लेखन का कोट किया, उसका स्पिरिट, संविधान की रूह क्या रही मेरी नजर में। पर उस उत्तेजक
माहौल में, उस उत्तेजना में गंभीर और तीक्ष्ण बहसों के बावजूद भी संयम और मतभिन्नता के बीच सहमति रख आगे बढ़ना, ये हमारी ताकत है। यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। संविधान की भावना रूह के प्रति आज हम विधायिका के लोग कितना न्याय कर पा रहे हैं, ये खुद हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यह पुस्तक पढ़ने के बाद मन में यह प्रसंग उठता है। यह पुस्तक सभी जनप्रतिनिधियों को पंचायत से संसद तक पढ़नी चाहिए, कारण संविधान निर्माण के समय हुई बहसों से एहसास होगा बोलने से पहले किस तरह विषय विशेष की गहन जानकारी जरूरी है, संसदीय परंपराएं क्या है। और सबसे जो खूबसूरत चीज राय साहब की पुस्तक पढ़ करके आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बहुमत की राय या आम राय को शालीनता पूर्वक स्वीकार करना क्यों आवश्यक है लोकतंत्र को चलाने के लिए। हमारे बहुलतावादी समाज में संसदीय व्यवस्था का विकल्प नहीं, और अगर हम इसको प्रैक्टिस करने वाले लोग अगर जीवन में नहीं उतारें तो इसे मजबूत नहीं करेंगे, कमजोर करेंगे। यह राय साहब की पुस्तक का सबसे मजबूत कम से कम संदेश हमें लगता है। अनेक अचर्चित तथ्य संविधान सभा के बहुत में पढ़ता रहता हूं, पर मुझे भी वो पहली बार पढ़ने को मिले इस पुस्तक में, कुछ उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेदों के बारे में आमतौर से धारणा है, और खासतौर से जो हिंदी अनुवाद आप पढ़ेंगे कि रूखी सूखी शब्दावली में यह पता नहीं चलता कितने सदस्यों की घनीभूत पीड़ा को शब्दों का आंसू देकर व्यक्त किया। जो सदस्य उसमें बोलते थे उनके अंदर की क्या पीड़ा थी, आप पढ़े तब पता चलेगा। और उन प्रसंगों को राय साहब ने चुनकर, जैसे समुद्र में अवगाहन करके मोती निकाला जाता है, वैसे उन्होंने अपने श्रम से, वर्षों की साधना से निकाला। इसमें मैं आपको बताऊं कि ग्राम स्वराज और स्वतंत्र ग्राम पंचायतों के गठन का कोई उल्लेख नहीं था संविधान में। लंबी बहस के अंत में संविधान की नीति निर्देशक तत्व के अंग के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन को जगह दी गई। आजादी के 57 वर्षों बाद 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई। पुस्तक में अरुण गुहा के भाषण की चर्चा, वो सदस्य थे। उन्होंने विदेशी नौकरशाही और विदेशी सरकार को गांवों की उपेक्षा और दुर्दशा के लिए दोषी ठहराया। उनका बड़ा बढ़िया कोट राय साहब ने निकाला है। मैं कह सकता हूं कि ऐसे कोट जब तक आप वर्षों अध्ययन नहीं करते सारे डॉक्यूमेंट्स का आप निकाल नहीं सकते हो। मैं कोट पढ़ना चाहूंगा। हमारे गांवों को भूखा मारा गया, विदेशी नौकरशाही और विदेशी सरकार ने जानबूझकर हमारे गांवों का गला घोटा, और इस अपावन कार्य में नगर निवासी उनके हाथ की कठपुतली बने रहे। मेरे विचार में स्वतंत्र भावी भारत का प्रथम कार्य गांवों का पुनरुत्थान ही होना चाहिए। दूसरी चीज जो राय साहब की पुस्तक पढ़ने से आपको एहसास होगा, देश में एक धारा है जो संविधान को परम पावन ग्रंथ या पवित्र धार्मिक ग्रंथ या और स्केर्ड टेक्स्ट मानती, लिखती और कहती। हमारा कोई विवाद नहीं, इसका महत्व है। एक पूर्व अटॉर्नी जनरल लाल नारायण सिन्हा ने तो, जहां तक मुझे स्मृति के आधार पर मैंने पढ़ा, जो अखबारों में पढ़ा था, कहा था कि संविधान भारतीयों के पूजा गृह में स्थापित किए जाने की पात्रता रखता है। सारी समस्याओं का समाधान संविधान द्वारा संभव है। हो सकता है इतने बड़े मनीषी लोग थे, उन्होंने सारी चीजों का फ्यूचर में जो होने वाला हो वो भी देखा और रखा हो। तो मेरे मन में जिज्ञासा उठी राय साहब की पुस्तक पढ़कर ही कि अगर सब कुछ इसमें सारी समस्याओं का समाधान था और है, तो संविधान लागू होने के 70 वर्षों की अवधि में 105 बार संशोधन क्यों करने पड़े? ये क्यों हुआ? मेरी दृष्टि में सृष्टि का नियम है, प्रकृति का सनातन सच, की प्रकृति इवॉल्व करती है, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं, आप पौरुषीय ग्रंथ जिन्हें कहते हैं वो कहते हैं, और महाभारत में तो आपने सुना ही मैं काल हूं। तो संविधान में अपने युग के अनुसार चीजें प्रासंगिक रहेंगी। एक तथ्य यह जो प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, वो कहता है। और खुद संविधान के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार दूरदर्शी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा, बाबा ढूंढ कर उनका कोट निकाला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेड, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज vehicle of life and its spirit is always the spirit of age। अपने समय काल के अनुसार चीजें रहती हैं। मसलन आज अगर कठोर पर्यावरण कानून बनाना हो जिससे इंसान का अस्तित्व जुड़ा है, साइबर लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्वीकरण, डिजिटलाइजेशन और अनेक 72 वर्ष पुराने जो चीजें आपको मिलेंगी, तो लगेगा कि उसमें परिवर्तन करना होगा। और जिस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल से आपने लिया है वहां बहुत चीजें बदल रही। जैसे आपके यहाँ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को कितने वर्षों बाद मिला,
दूसरा जो बहुत पुस्तक की विशेषता मैं आपको बताऊं कि जब संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा विसर्जित हो गई और अस्थायी लोकसभा में रूपांतरित, इसके कार्यकाल की शुरुआत में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल जी ने संविधान में संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित करने और अभिव्यक्ति की आजादी तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव पेश किया। राय साहब की उस पर टिप्पणी है। विचित्र बात है कि जिस संविधान को बड़ी धूमधाम से कांग्रेस के नेताओं ने महान उपलब्धि बताया था, उसे वे अपनी सत्ता राजनीति के रास्ते में बाधा समझने लगे। पुस्तक में उल्लेख है 29 मई 1951 को प्रधानमंत्री नेहरू जी ने प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्कालीन एचवी हरि कृष्ण कामत ने कोशिश की कि प्रवर समिति के चीजों को वह सामने रखें, लेकिन इसकी अनुमति उन्हें नहीं मिली। पंडित जी 70 मिनट बोले। एक जगह वर्णन है पुस्तक में बहुत रोचक शैली में कि नेहरू के बाद जैसे ही नजीरुद्दीन अहमद के बोलने की बारी आई कि अचानक आसमान गरज उठा, ओले बरसने लगे, बिजली गुल हो गई, अंधकार छा गया। और एचवी कामत साहब जो बड़े प्रखर सांसद थे, टिप्पणी की कि गणतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता छीनने से अंधेरा हुआ। जैसे जैसे बहस बढ़ी और अस्थायी लोकसभा में तूफानी शब्द बाणों को आर पार आते जाते देखा गया, अंततः यह संविधान संशोधन पारित हो गया। इनका साथ कोर्ट में लिखा, इतना सुंदर उन्होंने लिखा, यानी आपको लगेगा जैसे गैलरी में बैठ करके आप चीजों को सामने देख रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा जिस संविधान के बारे में इस तरह चीजें की गई तो सबसे पवित्र, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। उसके बारे में अस्थायी लोकसभा में पंडित जी ने क्या कहा, और ये बड़ा खोज कर ढूंढ कर राय साहब ने एक कोट निकाला है। ये मैं पंडित जी का कोट सुना रहा हूं। किसी तरह हमने पाया कि जिस भव्य संविधान का हमने निर्माण किया, कुछ दिनों बाद वकीलों ने उसका अपहरण कर लिया, उसे चुरा दिया। यह इतना रोचक और जीवंत विवरण है कि जैसा मैंने कहा कि आपको लगेगा कि अब दर्शक गैलरी में बैठे हो। और इस पर जो राय साहब ने लिखा, अब पुस्तकें आ रही हैं। मैंने हाल में एक अंग्रेजी में किताब पढ़ी, पेंगुइन में आई, 16 stormy days, the story of the first amendment of the Constitution of India by त्रिपुरानंद सिंह। उसकी कुछ लाइनें मैं बताता हूँ और राय साहब की पुस्तक की विशेषता कि कैसे उन्होंने समग्रता से सारी चीजों को रखा है। तो पुस्तक में फ्लैप पर या कहीं अंदर भी लिखा है, उससे मैंने लिया है। जून 1951 पास first great battle of ideas, fierce parliamentary debates, first amendment drastically cut freedom of speech, enacted months before India's inaugural election. The amendment represents the most profound changes that Constitution has even seen. उनका सवाल था कि what extraordinary set of events led the Prime Minister who had championed the Constitution when it was passed in 1950 after 3 years of deliberation to radically amend it after mere 16 days of debate in 1951. एक मेरे मन में और बड़ा रहस्यमय सवाल रहा है जो राय साहब की पुस्तक से बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट होता है कि संविधान बनने के दौरान गांधी को लगातार हम याद करते हैं और जो दुनिया के नायक हैं, दुनिया में जिन्होंने एक अलग रास्ता, संस्कृति और सभ्यता का दिखाया, उस संविधान बनने के दौरान गांधी कहाँ? गांधी पर चैप्टर राय साहब ने दिया और बड़ी मार्मिक उसमें बड़ी सूचनाएं हैं। गांधी जी आजादी के सबसे बड़े नायक, दुनिया में माने। उन्होंने कहा था कि आजादी मिलने के बाद में खोटा सिक्का हो गया। क्या यही हकीकत थी? पुस्तक में इस पर रोशनी है। प्यारे लाल जी ने लास्ट पेज में जिन सपनों का गांधी का उल्लेख किया है, उन गांवों को 57 वर्षों बाद संविधान में जगह मिली। क्या यह गलत है? किताब में कुछ अध्याय गांधी से संबंधित हैं, अलग अलग प्रसंग, संदर्भ, आयाम के साथ। 21वें अध्याय का शीर्षक है महात्मा गांधी, 2 बड़े प्रश्न। इस अध्याय में 11 अगस्त 1933 को गांधी के नाम श्रीनिवास शास्त्री के लिखे पत्र की चर्चा है। श्रीनिवास शास्त्री को गांधी जी बड़ा भाई मानते थे, गांधी जी के गुरु भाई। गांधी जी उनकी बातों पर गंभीरता से विचार करते हैं। सरदार पटेल को 2 पत्र लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं। 5 सितंबर को तीसरा पत्र लिखकर बताते हैं कि मैं इस कष्ट पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस से अपने सभी तरह के पद संबंध और शारीरिक, यहाँ तक कि मूल सदस्यता के संबंध को भी सर्वथा तोड़ देने से कांग्रेस और दोनों का सबसे अधिक हित होगा। गांधीवादी शास्त्री श्रीमन नारायण ने गांधी जी की बातों और लेखनी का विश्लेषण करके स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान, द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया नाम का 60 पन्नों और 22 अध्यायों का एक दस्तावेज तैयार किया था। इसमें बुनियादी सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, आंचलिक सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका जैसे विषयों को रखा गया। इसकी भूमिका गांधी जी ने लिखी। उन्होंने लिखा कि श्रीमन नारायण ने जो लिखा है वो मेरे विचारों से असंगत नहीं है
और इस दस्तावेज के मूल रूप से जोर क्या, और गांधी का जोर क्या था कि कोई भी देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के आधार पर ही अपना संविधान बनाए तो वह श्रेष्ठ है। गांधी दुनिया के दूसरे देशों या पश्चिम के देशों को मॉडल मानकर भारत का संविधान बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका इस बात पर हमेशा जोर रहा कि भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए जिसके केंद्र में समाज और गांव हो, न कि राज्य व्यवस्था। उनका मानना था कि केंद्रीकृत लोकतंत्र नहीं हो, बल्कि भारत के 7 लाख गांवों में से हर गांव में एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, हर गांव की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था हो, ऐसी संसदीय व्यवस्था हो जो भारतीय व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गांव से शुरू होकर केंद्र तक जाए। संविधान निर्माण के अन्य प्रयास कितने हुए हैं, मेटिकुलसली राय साहब ने सबका उल्लेख किया है। उसमें सबसे दिलचस्प है 1959 में जेपी ने एक पुस्तिका लिखी, भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव। जेपी ने संविधान समीक्षा का सुझाव दिया, बहस छिड़ी तो 1942 के नायक जेपी को देश का शत्रु कहा गया और खास तौर से उन प्रगतिशीलों ने जोर लगाकर कहा जो रातों रात इंपीरियलिस्ट वार को पीपुल्स वार कहने लगे थे। 1999 में सर्व सेवा संघ ने इसे लोक स्वराज नाम से छापा। लोक स्मृति बड़ी छोटी होती है मित्रों। 70 के दौर में सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ सदस्य शशि भूषण जी क्या कहते थे, किस तरह की ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशियरी की कल्पना करते थे, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। पर सबसे दिलचस्प लगा कि राय साहब ने अपनी पुस्तक में 26 अक्टूबर 80 को इंदिरा जी का खुद का चकित करने वाला बयान संविधान के संबंध में उल्लेख किया। उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने संविधान में आज हर कुछ प्रासंगिक नहीं है, संविधान पर एक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए कि जिस शासन पद्धति में भारत है क्या वो हमारे अनुकूल है। संविधान निर्माताओं ने जो शासन प्रणाली दी कोई समीक्षा अब तक नहीं हुई है, यहाँ संविधान की समीक्षा का आवश्यक है। वहीं विपक्ष की भूमिका के बारे में भी सोचने की जरूरत है। विपक्ष की आंदोलनकारी राजनीति के ढंग और संदर्भ पर भी विचार होना चाहिए। ये इंदिरा जी का कोट है जो मैं राय साहब की पुस्तक से आपको सुना रहा हूँ। फिर 2000 में अटल जी ने किस तरह से जस्टिस वेंकट चलिया की अध्यक्षता में 9 जाने माने लोगों की समिति बनाई और उसका काफी आगे वर्णन है क्योंकि मैंने काफी समय ले लिया। पर कैसे इस संविधान को घर घर तक पहुंचाया जाए, इसका प्रयास कैसे कब शुरू हुआ। और राय साहब के मन में यह सवाल, मुझे लगता है कि वो लगातार 1992 में इंडिया नेशनल सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का जो प्रोजेक्ट था, इसके बाद अनेक व्याख्यान वैकल्पिक संविधान की पहल होती रही और 12 में एक व्याख्यान माला जिसमें डॉक्टर सुभाष कश्यप मौजूद रहते थे। राय साहब की मस्तिष्क में आया कि अनेक बार मुझे लगा कि भारत में साक्षरता तो बढ़ी है लेकिन संविधान का साक्षर खोजना मुश्किल है। राय साहब बताते हैं, मुझे एक ख्याल में आया कि एक अभियान चलना चाहिए जो नागरिकों को संविधान से परिचित कराए। मैं मानता हूं कि उनकी यह पुस्तक सबसे बड़ा काम करेगी। हालांकि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। उसके बाद से लगातार यह पुस्तक मैं मानता हूं कि देश में गांव गांव तक, घर घर तक और लोक भाषाओं में चीजों को लोगों तक पहुंचाएगी और इससे संविधान मजबूत भी होगा और जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसके बारे में भी सजग होगा। इसमें राजेंद्र बाबू का संबोधन या अम्बेडकर जी का संबोधन जिसके बारे में सुना कि संविधान बहुत अच्छा हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, उसको चलाने वाले इंसान कैसे हों, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो सरदार पटेल जिनको राय साहब ने लिखा है कि उनमें कैसे गांधी दिखाई दे, उन्होंने संविधान बनने के बाद क्या कहा और आप सोचिए कि आज इसके साथ हम कितना न्याय कर रहे हैं। एवरी इंडियन शुड नाउ फॉरगेट दैट ही इज राजपूत, ए सिख और ए जाट। He must remember that he is an Indian and he has every right in his country, but with certain duties. और हमारे अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए मैं इस थोड़ा समय ज्यादा लिया, लेकिन राय साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक ऐसी कृति, ऐसी पुस्तक लिखी लंबी साधना के बाद, जो आने वाले समय में भी देश को दिशा देने का काम, संविधान के प्रति लोगों को जागृत करने का काम करेगी और साथ ही संविधान के प्रति जो संविधान का 75 वर्ष पूरा होगा उसमें लोगों को एक नए फलक पर उनके मानस को ले जाने और भारत को बेहतर की तरफ अग्रसर करने के लिए काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। माननीय राय साहब ने 4 दशक से